हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ यंग माइंड्स क्लासेस। आज हम आप लोगों के लिए पटवारी एग्ज़ाम में हिंदी ग्रामर के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें कुछ क्वेश्चंस स्वर और व्यंजन से रिलेटेड होते हैं। सो आज हम उसी टॉपिक को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं नागरी लिपि का परिचय एवं वर्तनी। वर्तनी मीन्स स्पेलिंग, नागरी लिपि अभी समझाते हैं। भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। अर्थात किसी भी भाषा की मौखिक ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए जिन वर्तनी चिन्हों का प्रयोग हो वह लिपि कहलाती है। जैसे संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली, इन आदि भाषाओं की लिपि का नाम देवनागरी है। उसी तरह अंग्रेज़ी की जो लिपि है उसका नाम रोमन, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी और उर्दू की लिपि का नाम फारसी है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देवनागरी दो भागों में बटी हुई है, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? स्वर वे अक्षर हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, यानी ऐसे अल्फ़ाबेट्स, ऐसी वर्णमाला जिनका उच्चारण किसी दूसरे अक्षर पर निर्धारित नहीं होता। जैसे अ, आ, ई। तो ये हमारे पास टोटल 11 होते हैं। स्वर कितने हैं? 11। वो सारे यहाँ पे ये लिख रखे हैं। ठीक है, और उसके बाद मात्राएं। अ की कोई मात्रा नहीं होती। अनुस्वार, ऊपर अगर बिंदी लगती है तो हम उसे अनुस्वार बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल अंश, अंदेशा, संपदा, हंस, ये सारे आपके अनुस्वार वाले शब्द हैं। उसी तरह अनुनासिक, जिसे हम चंद्र बिंदु भी कह देते हैं, जैसे हंसना, धुआं, चांद, तो ये सारे आपके अनुनासिक वाले शब्द हो गए। विसर्ग की बात कर लें तो विसर्ग ये इस तरह से जो हम दर्शाते हैं, जैसे अधपतन, दुख, मनस्थिति, तो ये आपके स्वर हो गए। अब बात कर लेते हैं व्यंजन की। व्यंजन ऐसे अक्षर जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता हो। तो ऐसे अक्षर जो बिना स्वर की सहायता से बन ही नहीं सकते, बोले ही नहीं जा सकते, वे शब्द व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क। अब आप सोच रहे होंगे क कैसे स्वर पर डिपेंड कर रहा है, तो चलिए देखते हैं। क जमहा अ, तो ये आपका क बनता है इस तरह से। तो इसमें देखिए अ आया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? व्यंजन, क्योंकि ये स्वर पर निर्धारित हो रहा है। तो इसी तरह हमारे बाकी जितने बचे अक्षर हो गए वो हमारे व्यंजन हो गए। वे सभी यहाँ पर लिख रखे हैं। इसमें अब हम बात करेंगे कुछ संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन का मतलब हुआ दो से ज़्यादा व्यंजन से बनने वाला अक्षर, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये सारे आपके संयुक्त व्यंजन हो गए। ठीक है, हल चिन्ह जैसे प्रहलाद, पट्टा, अपराहन, इसे हम हल चिन्ह कहते हैं। जो हम ये नीचे अक्षर के लगाते हैं ये हल चिन्ह कहलाता है। उसके बाद गृहीत स्वर, हम बहुत बार ये वाला जो है ये सिंबल यूज़ करते हैं, जैसे डॉक्टर। ठीक है, तो उस तरह से उसे हम क्या बोलते हैं? गृहीत स्वर। फिर बात कर लेते हैं गृहीत व्यंजन की, जिसमें क, ख, ग, ज, फ। अंग्रेजी भाषा में गृहीत स्वर इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। जैसे डॉक्टर, कॉटेज, कॉलेज, ये सारे आपके गृहीत व्यंजन हो गए। फारसी से गृहीत ध्वनियाँ कौन कौन सी आती हैं? गरीब, गज़ल, फ़न, खौम, ख़त, ये आपके फ़ारसी वाले गृहीत ध्वनियाँ हो गई। आगे बात करते हैं जो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ वर्ण। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वह वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी शब्द को ले लेते हैं, जैसे पीला। पीला को तोड़ा जा सकता है, उसको हम अक्षरों में और ज़्यादा बांट सकते हैं, जैसे पी प्लस ला। अब पी को अगर बांटना हो ये भी बट जाएगा, जैसे प प्लस ई। ला को बांटना हो ल प्लस आ। लेकिन अब ये जो अक्षर बन गए प ई ल आ, इनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर हम इनको भाग में नहीं बांट सकते, तो ये आपके वर्ण बन गए। इसी तरह ये ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं, और ये ध्वनियाँ दो ही प्रकार की होती हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। तो स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, आपको क्लियर हो गया। वर्ण क्या होता है, आपको क्लियर हो गया। अगर यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। और चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं,
शब्दों के मेल से वाक्य तथा वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, अल्फ़ाबेट से वर्ड, वर्ड से सेंटेंस और सेंटेंस से पूरा पैराग्राफ बनता है। ठीक है, अतः वर्ण ही भाषा का मूल आधार होता है। ठीक है, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 44 है, ध्यान रखना है। मुंह से उच्चरित होने वाली ध्वनियों और लिखे जाने वाले इन लिपि चिन्हों को दो भागों में बांटा जाता है, जैसा कि हमने पहले भी बताया, स्वर और व्यंजन। तो चलिए थोड़ा सा और इनके बारे में पढ़ लेते हैं। जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाएं वे स्वर कहलाते हैं, और ये हमारे पास कुल 11 होते हैं। ठीक है, ये सभी ध्वनियाँ ऐसी हैं जिनका उच्चारण बिना दूसरी ध्वनि से किया जा सकता है। ये ह्रस्व स्वर हैं क्योंकि इनके उच्चारण में दीर्घ स्वर, तो ह्रस्व स्वर क्या होते हैं ये भी आप समझ लीजिए। इन्हीं 11 स्वरों में से कुछ स्वर को ह्रस्व स्वर कहा गया है, जैसे अ, ई, ऊ। ये मूल स्वर हैं और ये ह्रस्व स्वर हैं क्योंकि इनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों से कम समय लगता है। ठीक है, री का हिंदी में शुद्ध प्रयोग नहीं होता, तो री को देखो ये बना आपका र जमा ई। मुझे कमेंट करके जल्दी से बताओ, ये री जो है दो अक्षरों के दो वर्णों से मिलके बना, तो यह क्या कहलाएगा। आगे बात करते हैं, स्वर के भेद कितने होते हैं। तो दो तरह के स्वर हैं, ह्रस्व और दीर्घ। क्या होता है ह्रस्व स्वर? जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगे वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, ई, उ, री। ये आपके ह्रस्व स्वर हो गए। अब बात करते हैं हमारे दूसरे स्वर की, जो कि हैं दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से 2 गुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये कुल हमारे पास 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास दीर्घ स्वर हो गए। आगे बात करते हैं, अंग्रेजी के औ स्वर का भी प्रयोग हिंदी में होने लगा है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज। ठीक है, व्यंजन के बारे में और बात करते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। इतना तो हमने जान लिया। मूल रूप से व्यंजन स्वर रहित होते हैं। ठीक है, जैसे व्यंजन के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली सांस मुख के किसी अवयव उच्चारण स्थान से बाधित होती है। इसका क्या तात्पर्य है, ध्यान से समझिएगा। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वह किसी स्वर की सहायता से ही उच्चरित होता है, जैसे प। प का उच्चारण प जमा अ, प जमा अ। ठीक है, तो इसकी सहायता से उच्चरित होगा। हल चिन्ह व्यंजन के स्वर रहित होने का परिचायक है। स्वर रहित व्यंजन के साथ हल का चिन्ह लगाया जाता है, यानी अगर व्यंजन में हलंत लग जाए, ये हल चिन्ह लग जाए, तो उसमें स्वर नहीं रह जाता। बात समझ में आ गई। जैसे अपराहन, अब यहाँ पे जो हम अगर सिर्फ ह लिखेंगे तो ये आपका व्यंजन है, लेकिन जब इसमें हलंत लग गया तो ये व्यंजन नहीं, ये स्वर रहित व्यंजन हो गया। बात समझ में आ गई। तो वो हल चिन्ह के वजह से हो रहा है। आगे बात करते हैं, हिंदी व्यंजन निम्नानुसार कौन कौन से हो गए। तो ये सारे देखिए, सभी को क्या लगा है, हलंत। तो ये आपके स्वर युक्त स्वर रहित व्यंजन हो गए। ठीक है, आगे बात करते हैं स्वर युक्त व्यंजन और उनका वर्गीकरण, यानी उनकी कैटेगराइजेशन। सो उच्चारण स्थान के आधार पर, और यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता ही बनता है, आप ध्यान से समझना। बात करते हैं वर्ग, कैटेगरी कौन कौन सी है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो क वर्ग में आने वाले व्यंजन हैं अ, आ, क, ख, ग, घ, ङ तथा विसर्ग ह। तो इनका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ होता है, नाम ध्वनि कंठ्य। इसी तरह च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग को भी इन्होंने यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया है। अब आप लोग इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक सेकेंड। हाँ जी, ले लिया। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये सब आपने ध्यान से और अच्छे से याद कर लेना है। आगे बात करते हैं नासिक्य व्यंजन। तो ये जो भी अक्षर लिखे हैं इनका उच्चारण नासिका के साथ क्रमशः कंठ, तालु, मूर्धा, दांत तथा ओष्ठ के स्पर्श से होता है। चलिए, कंठ माने गला, तालु माने जो हमारा वो उल्ला होता है। ठीक है, मूर्धा, मूर्धा होता है ये ऊपर वाले दांत से पीछे वाला जो हार्ड पार्ट होता है उसे मूर्धा बोलते हैं। दांत और ओष्ठ, ओष्ठ आपके हो गए होंठ। क्लियर, तो इनके स्पर्श से होता है, अतः इन्हें नासिक्य व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन से हुए, य, र, ल, व। उसी तरह ऊष्म व्यंजन श,
श, स, ह इन वर्णों का उच्चारण स्थान के साथ प्रश्वास वायु यानी सांस बाहर आती है। स, बाहर हवा आ रही है, तो ये हो गए ऊष्म व्यंजन। उसी तरह संयुक्ताक्षर, मैंने पहले भी बताया था कि कुछ व्यंजन ऐसे हैं जो स्वर या व्यंजन दो या दो से ज़्यादा व्यंजन से मिलकर बन रहे हैं, तो वो है जैसे क्ष, त्र, ज्ञ तथा श्र, ये हो गए आपके संयुक्त व्यंजन। इनका विस्तार अथवा अक्षरिक खंड कैसे है वो देख लेते हैं। तो क्ष जो है आपका क, श, अ से मिलके बनता है। त्र आपका त, र, अ से मिलके बनता है। ज्ञ, ज, न, अ से मिलके बनता है। उसी तरह से श्र आपका श, र, अ से मिलके बनता है। तो हिंदी में ज्ञ का उच्चारण ज्ञ, ज्ञ, हम ज्य भी बहुत बार पढ़ लेते हैं, बट उच्चारण ज्ञ होता है, इसलिए इसका विस्तार ग, य, अ में करा गया है। बात समझ में आ गई? तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बताना नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए, और आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन, जय हिंद।